चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, अपनी क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा क्रिया में, उसको हम लास्ट क्लास में यानी क्लास के लास्ट में फिर से रिवीजन करेंगे। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने प्रेरणार्थक क्रिया कर ली थी, तो प्रेरणार्थक क्रिया के बाद अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलो तो क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे सामने दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। देखो बहुत आसान है इसको पहचानना, जानना। पूर्वकालिक क्रिया, जैसा कि इसका नाम है पूर्व, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब काल मतलब समय में, जो पहले समय में हुई है उस क्रिया की बात कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो जाती हैं। मतलब दो क्रियाएं कैसे कि कुछ काम आधा पहले हुआ होता है और फिर वो काम करने के बाद कोई और दूसरा काम होता है। तो ऐसे वाक्यों में जो सबसे पहली क्रिया होती है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है, तब पहली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी दोनों क्रियाओं में से जो सबसे पहले हुई है। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो? तो इसकी पहचान के लिए आप देख सकते हो कि किसी भी धातु में कर, कर शब्दांश जुड़ा होता है और वही हमारी क्रिया जो है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, हम कहते हैं सोहन, सोहन नहाकर, नहाकर स्कूल जाता है। सोहन नहाकर स्कूल जाता है। ठीक है। दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने कहा जया खाना खाकर सो गई। अब देखिए ये दो वाक्य आपके सामने हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है। ये एक तरह से इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि इन वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया क्या है, या फिर दूसरी तरीके से आपसे प्रश्न किया जाएगा, इसको रेखांकित कर दिया जाएगा, नहाकर और खाकर रेखांकित करके आपसे कहा जाएगा कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है। तो आप बताएंगे कि पूर्वकालिक। और आपने कैसे पहचाना? तो आपके पास दो तरीके हैं पहचानने के। पहला कि सोहन नहाकर स्कूल जाता है, तो दो काम हुए हैं, एक काम हुआ है नहाने का और दूसरा काम हुआ है स्कूल जाने का। तो एक जाने का और नहाने का, तो इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ था? तो पहला काम हुआ था नहाने का, पहले नहाया था उसके बाद गया। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि नहाकर जो क्रिया है वो हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। उसी तरह से जया खाना खाकर सो गई, तो दो काम हुए हैं, पहले खाना खाया है फिर सोया गया है। अब इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ था? तो पहले खाना खाया गया। ठीक है, तो खाकर ये जो हमारी क्रिया है खाकर, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि ये खाना इसके साथ जुड़ेगा, नहीं। यहाँ खाना मतलब भोजन से है, समझ गए ना? तो ये खाना मतलब क्या है, भोजन से है। तो क्रिया जो है वो खाकर ही है। अब जैसे आपको यहाँ पे जो ट्रिक दिया है समझाने के लिए कि क्रिया धातु में यह मतलब धातु में कर जुड़ जाता है। तो आप कहते हैं, जैसे आप अगर शब्द को देखें, ये खा शब्द होता है खाना, जब खाने की क्रिया तो उसमें ना लगा होता है, ना हटाने से ही तो हमें धातु मिलती है। तो धातु मिल गई ना खा, और खा में हमने क्या जोड़ा, कर। ऐसे ही नहाना, तो नहाना में ना हटा देते हैं तो धातु बन जाएगी, धातु मिल जाएगी हमको। तो ये नहा में हमने क्या जोड़ा है, कर। तो यही होता है, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया ही था कि धातु क्या होता है, कैसे होता है, समझ गए? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, इतना आसान है, इतना आसान कि आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है संयुक्त क्रिया। देखो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताती हूँ। संयुक्त क्रिया हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। जैसे मान लो
जो एग्ज़ाम हमारा जैसे यूपी का होता है, तो यूपी में जितने भी इसके भेद आएंगे संयुक्त क्रिया के, सबको केवल एक क्रिया में जोड़ के पढ़ा जाता है, और वो है संयुक्त क्रिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे जितने भी उदाहरण हम लिखने वाले हैं अब इसमें, वो सारे उदाहरण एक ही वाक्य के अंदर होते हैं, मतलब एक ही शब्द एक ही क्रिया के अंदर, और उसका नाम है संयुक्त क्रिया। ये यूपी वाले एग्जाम्स के लिए होता है अभी तक अक्सर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एमपी की, एमपीएसआई की, हम बात करें अगर डीएसएसबी की, हम बात करें अगर हरियाणा के कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनकी, हम बात करें अगर राजस्थान की, उसमें कुछ एग्ज़ाम्स आते हैं, या हम बात करें टेट की, या जैसे बीएड जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इनकी, तो ऐसे एग्ज़ाम में संयुक्त क्रिया के भेद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर एमपीएसआई की बात करें तो उसमें तो क्रियाओं में से सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, संयुक्त क्रिया के भेद से आता है। तो अब कहने का मतलब ये, अब यूपी वाले छात्र कहेंगे कि तो हमको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं, ये मैंने इसलिए बताया है कि ये आपकी जो क्रिया है ये प्रश्नों में बन चुकी है, इसलिए यूपी के छात्र हों, चाहे एमपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्र हों, इनको कम नहीं समझना। भले ही आपके एग्ज़ाम में अभी तक ना आए हों, लेकिन भविष्य में आने की संभावना पूरी है। तो इसलिए अब कुल मिला के सार क्या समझ में आया हमें परीक्षा का, तो कुल मिला के हमें सार ये समझ में आया कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। कहने का मतलब है युद्ध के लिए सारे हथियार अपने पास रखने हैं, चलाना पड़े तो ठीक, ना चलाना पड़े तो भी ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं संयुक्त क्रिया की। तो संयुक्त क्रिया होता क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं, चाहे वो क्रिया रूप में भी हो सकती है, धातु रूप में भी हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, इनके योग से बनकर नया अर्थ देती है। नया अर्थ मतलब एक अर्थ की ओर लेके जाते हैं, कुछ नया बनाते हैं सारे मिलके, अलग अलग नहीं, एक अलग अर्थ दे दें, तो वे क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहलाती हैं। कुछ किताबों में इनको यौगिक क्रिया के नाम से जाना गया, कुछ किताबों में इन्हें संयुक्त क्रिया कहा गया है, ठीक है। तो ये संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की होती हैं, और इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त क्रिया के प्रकार बताइए, तो आपको बताना है 11 प्रकार होते हैं, ठीक है। 11 प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो याद रखना, ये जो आप संयुक्त क्रियाएं पढ़ रहे हो इसमें आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम से आपको ये क्रियाएं पता चल जाएंगी। कैसे, इनके नाम से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फोकस कहाँ पे रहेगा, नाम से। जैसे मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हिंदी में आप शब्दों के नाम से हिंदी की चीज़ों को सीख सकते हैं। निश्चय बोधक, निश्चय बोधक मतलब ये निश्चित कराएगा, तो आपको ऐसा भाव देखना है जिस भाव से आपको किसी काम के होने का निश्चित रूप से पता चले। तो यहाँ हमारी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इसमें ना आप थोड़ा सा उदाहरण लिख लो, जैसे मान लो एक उदाहरण एग्जाम्पल लिखना है आपको, हम उससे समझेंगे। हमने कहा कि बालक दौड़ते दौड़ते गिर गया, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, बालक दौड़ते दौड़ते, बालक दौड़ते दौड़ते गिर गया, ठीक है, वाक्य लिखा हमने। अब देखिए इसमें हम कैसे पहचानेंगे। अब ये बताइए इस वाक्य के भाव से आपको क्या पता चला, बच्चा गिर गया पूरी तरह से या गिरने वाला था बच गया। तो आपको भाव से पता चलता है कि वो गिर गया, मतलब उसको चोट लग चुकी होगी, है ना। मतलब गिरने का जो काम है वो क्या है, निश्चित रूप से हो गया है। तो आपको इस वाक्य में ये बात समझ में आती है कि कार्य जो है वो निश्चित रूप से हो चुका है। और इसके अंदर क्रिया अगर आप देखें, दौड़ते दौड़ते एक क्रिया ये हो गई, एक गिरना और एक गया, ठीक है, 3 क्रियाएं हो गई। तो ये 3 क्रियाएं एक साथ मिलके एक अर्थ दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया का कौन सा भेद है, ये क्रिया का भेद है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में कौन सा है, क्योंकि ये निश्चितता को बता रहा है, तो संयुक्त क्रिया में ये निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है,
ठीक है, इस तरह से आपको, अब जैसे मान लो आप कहेंगे कि अगर जैसे एक और आता है, छात्र ने एक प्रश्न किया था कि मैम जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे भी तो निश्चितता आ रही है, तो क्या इसमें संयुक्त क्रिया होगी? तो मतलब निश्चयबोधक। तो ध्यान रखिए कि अगर जैसे मान लो आपने ऐसा वाक्य बोला कि मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें खाता हूँ केवल एक क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया के अंदर नहीं होगी। तो आपको संयुक्त क्रिया जब पहचानना हो तो याद रखना होगा कि कम से कम, और यदि सहायक क्रिया हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, समझ गए? सहायक क्रिया से बनने वाले शब्दों को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया लगभग सभी वाक्यों में लगती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कम से कम 2 अलग अलग क्रियाएं होंगी, तब वो संयुक्त क्रिया के अंदर में आएगा, और संयुक्त क्रिया के साथ साथ होकर तब उसका हम भेद बताएंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इसलिए अपने मन से कोई वाक्य नहीं बनाना है। इस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें 3-4 क्रियाएं शामिल होकर वाक्य बनते हैं, उन्हीं पर संयुक्त क्रिया लागू होती है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो अब हम बात करें शक्तिबोधक की, तो जैसे इसका नाम है शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो इसने क्या कहा कि ऐसी क्रिया जहां काम को करने की शक्ति हो, मतलब आपको ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हैं और उस वाक्य के अंदर काम करने की शक्ति का बोध हो रहा हो, तो वो शक्तिबोधक कहलाएगा। ठीक है, शक्ति से शक्ति याद रखिएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि शक्ति का बोध हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसमें ट्रिक भी है जिससे आप आराम से पकड़ सकते हैं। सकना, आपको वाक्य के अंत में ना सकना, सकता वाला जो है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, ये इस तरह से। तो ये जो सकना शब्द है, अगर ये लगा होता है तो वो आपकी कौन सी संयुक्त क्रिया होती है? शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा कि मैं अब किताब पढ़ सकता हूँ। मैं अब किताब पढ़ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में हमारा पढ़ना और सकना 2 क्रियाएं तो हो गई, तो 2 क्रियाएं हो गई तो ये संयुक्त में आ गया। समझ गए ना? 2 क्रियाएं होते ही संयुक्त में आ गया। अब संयुक्त का कौन सा भेद? तो सकता हूँ शब्द लगा हुआ है, मतलब शक्तिबोधक है। समझ गए? जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, इस तरह से। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है। एक बार आप पढ़ लोगे ना सबको सही तरीके से, तो आपको ना एकदम से ना खिलौना लगेगा ये। नंबर 3 में दिया है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या कहता है? ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसकी पहचान के लिए कि धातु के बाद चुका शब्द लगा होता है। तो आप देखेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के शब्द लगे हो, वो भी संयुक्त क्रिया के साथ, तो वैसे वाक्य हमारे किस में आएंगे? समाप्ति बोधक के अंदर आएंगे। जैसे मान लो हमने एक वाक्य लिखा, एक वाक्य लिखते हैं, माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को सुला चुकी है, सुला चुकी है। माँ अपने बच्चे को सुला चुकी है। तो देखो सुलाना और चुकी 2 क्रियाएं तो हो गई, और चुका चुकी आए हैं, तो यहाँ पे अब ये क्या है? काम जो है ये समाप्त हो गया है। तो ये जब काम समाप्त हो गया तो ये समाप्ति बोधक में आएगा। अब यहाँ पे आप में से किसी छात्र के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम निश्चय बोधक जो था उसमें भी तो काम पूरी तरह से हो रहा था, और जो समाप्ति बोधक है इसमें भी काम समाप्त हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? हम कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, इन दोनों में आपको अंतर ये रखना है,
जिन वाक्यों के अंत में आपको चुका चुकी लगे, ठीक है, चुका चुकी दिख जाए, तो वे वाक्य आप समाप्ति बोधक में रख दीजिएगा। समझ गए? और जिन वाक्यों में चुका चुकी नहीं आया हो और काम का समाप्त होना यानी निश्चित रूप से हो जाना दिखा रहा हो कि काम वो हो गया है या समाप्त हो गया है या काम चल रहा है, मतलब निश्चित रूप से हो रहा है, तो वैसे वाक्यों को निश्चय बोधक में लगाना। समझ गए ना, जो हमने पहला वाला पढ़ा था। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, बस आपको इस पे ये फोकस रखना है। समाप्ति बोधक के लिए इसमें चुका चुकी वाले जो शब्द हैं अंत में वो देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है यहाँ पर नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होगा? देखो, पंक्ति कहती है कि ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। अब जैसे इसमें एक और पॉइंट दिया है समझने को, अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। तो नित्यता बोधक में आपको दो तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो, लिख लो यहाँ पर, जैसे हमने कहा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। और एक दूसरा वाक्य, तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करना। तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करना। ठीक है, दो वाक्य हमने यहाँ पर लिखे। अब देखो, नित्यता बोधक को समझना है। नित्यता बोधक का मतलब है ऐसा काम जो पहले भी हो रहा हो, आज भी हो रहा है और आगे भी हो रहा हो। या फिर दूसरा नित्यता बोधक में कि ऐसा कोई काम जो हम हमेशा करना चाहते हैं, उसको आगे लगातार, ठीक है, एक समय अंतराल के बाद लगातार हम करना चाहते हैं, वैसे काम को अगर हमें बताया जाए तो वो नित्यता बोधक के अंदर आएगा। अब आपको पता है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो आपको ये पता है कि ये वाला जो वाक्य है, हालांकि इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, ये बात मैं आपको बता देती हूँ, संयुक्त क्रिया इसमें नहीं है क्योंकि उगता है, बस यही आ गया। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको पॉइंट कि कई बार जैसे कुछ वाक्य ऐसे बना के लिख देते हैं कि उगता है दिया है, इसको ऐसे कर दें उगा करता है। समझ गए? ये वाक्य किताबों में इस तरह का लिखा हुआ है, कंफ्यूजन मत करना है। सूर्य पूर्व दिशा में उगा करता है, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो अब तो आप इसे कह सकते हैं कि उगना और कर्ता ये दो क्या हो गई, संयुक्त क्रिया में बन गई। अगर केवल ऐसा भी आ जाए कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और ऐसा आपको पूछने का आ जाए कि ये कौन सी क्रिया है, तो आपको इसे नित्यता बोधक के अंदर ही रखना होगा। समझ गए ना? तो क्योंकि वो काम कल भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाकी जो आपका, इसे आप कह सकते हो कि इस तरह के वाक्य आपके सामने 10% आएंगे और इस तरह के वाक्य आपके सामने 90% आएंगे। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है कि तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करना, जैसे दिया है तो मिलने आया करना, तो ये तीन हमारी क्रियाएं यहाँ पर आ गई, तो ये तीन क्रियाएं लगातार आ गई, तो ये संयुक्त क्रिया के कोटे में आ गई। और संयुक्त क्रिया में कौन सा है ये नित्यता बोधक, क्योंकि ये दिखा रहा है कि तुम मुझसे हर रोज मिलने आया करना, एक समय अंतराल पर वो जो काम है वो रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो जो रिपीट होने वाला काम है वो नित्यता बोधक के अंदर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं।
अगला लेते हैं। और देखो एक बार ना समझते रहो, फिर मैं आपको ना लास्ट में जब रिवीजन कराऊंगी तो सारी चीज़ों को कैसे इनको याद रखना है अपने दिमाग में, किस प्रकार से उस प्रकार हम करेंगे तो रिवीजन में हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे रखना है। एक बार समझते चलते हैं। बस अपने मन पे ये मत लाना कि इतनी सारी क्रियाएं कैसे याद होंगी, सब याद हो जाएंगी और परीक्षा में सब पूछी जाती है। मजबूरी हमारी ये है कि हर पॉइंट को याद रखना है हमें। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक, जहाँ पे आवश्यकता महसूस होती हो, ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगा। और धातु के बाद चाहिए शब्द लगा होगा, समझ गए। जब भी कभी धातु या क्रिया के बाद चाहिए शब्द अगर आपको दिखे तो वो क्या है, आवश्यकता बोधक है। जैसे मान लो हमने कहा मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है, या अगर इसके बाद ये देखें धातु के बाद हमें लगाना है तो हमें ऐसा वाक्य बनाना होगा, क्योंकि मुझे एक किताब चाहिए ये वाला वाक्य तो नहीं होगा, है ना, ये वाक्य संयुक्त क्रिया के अंदर नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन सा वाक्य होगा, तो ऐसा वाक्य होगा जिसमें कम से कम 2 क्रियाएं आनी चाहिए। तो हम कैसा वाक्य लिखेंगे, तो लिखिए उदाहरण। जैसे हम कहते हैं हमें माता पिता की, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता की सेवा करनी चाहिए हमारे लिए आवश्यकता बोधक भी है, ठीक है। क्यों है आवश्यकता बोधक, क्योंकि माता पिता हमारे हैं तो उनकी सेवा करना ये सबसे जरूरी ही काम है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लो हम ये कहें, एक दूसरा और वाक्य लेते हैं कि अगर तुमको नौकरी चाहिए तो परिश्रम करना, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सफलता पाने के लिए, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक में हो जाएगा, क्योंकि ये आवश्यक है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं पाएंगे। सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अब दोनों वाक्य जैसे आप देखेंगे तो 2 क्रियाएं आपके सामने हो गई, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगा। दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने पहले बोला था कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, ये वाला वाक्य संयुक्त क्रिया में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, आवश्यकता तो है। तो ध्यान रखिएगा कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, इसमें केवल एक क्रिया है और जब एक क्रिया आ जाएगी तो वो संयुक्त क्रिया के कोटे में नहीं आएगी, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि संयुक्त क्रिया अलग है। तो फिर आप कहेंगे कि मैम ये किस में आ जाएगा, तो ये सिंपल आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगी। जैसे हम कहेंगे मुझे एक पुस्तक चाहिए, तो क्या चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो यहाँ पे हमको कर्म मिल गया, तो कर्म मिल गया तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक कहलाएगी। तो ध्यान रखना जहाँ पर भी एक सिंगल क्रिया हमारी रहेगी, सिंगल क्रिया जिस वाक्य में, तो वहां पर क्रिया का केवल ये 2 ही भेद रहेंगे, सकर्मक या अकर्मक, समझ गए। और जब क्रिया हमारी 2 या 2 से अधिक होगी तो वो किसके अंदर आएगी, वो संयुक्त के अंदर आएगी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे हमारा अगला शब्द दिया है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। देखो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या कहता है, ऐसी क्रिया जहां किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु के बाद चाहता शब्द लगा हो, ठीक है, धातु के बाद चाहता शब्द लगा हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी, हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हम वाक्य लिखते हैं कि हमने कहा कि मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, ठीक है, वाक्य लिखा
मैं सरकारी नौकरी, मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूं। ये क्या है? चाहत है। चाहत है तो मतलब इच्छा है ना? ये ऐसी हमारी क्या है? चाहत है, इच्छा है, चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ। तो ये पाना और चाहना, ये दो क्रियाएं हो गई, और ये दोनों क्रियाएं मिलके क्या बनाती हैं? हमारी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको देखेंगे। चलिए, जैसे मान लो, अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक वाक्य मान लो हमने देखा कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूं। मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूं। वाक्य आ गया। इसमें हमारी दो क्रिया हो गई, खरीदना और चाहना। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 7, आरंभ बोधक। जैसा कि हम इसके नाम से कह सकते हैं, आरंभ बोधक मतलब शुरुआत। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ मतलब शुरू होना दिखाया जाए, वो क्या कहलाता है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, हमने कहा कि शीला आजकल पढ़ने लगी है। मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा है। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पे पढ़ना और लगना ये दोनों क्रियाएं आ गई, जाने और लगा ये दोनों क्रियाएं आ गई। तो इसका मतलब संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में भी कौन सा? कि शीला आजकल पढ़ने लगी है, काम क्या हो गया? शुरू कर दिया। मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा है, काम क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गई? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 8। नंबर 8 कहता है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए, उसे अवकाश बोधक या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसे हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि मोहन को घर जाने दो, उसे अब बोलने दो। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो आपको पता है जाने दो ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया, और बोलने दो दोनों संयुक्त क्रिया। और जैसे ही कह रहे हैं उसे जाने दो, क्या कर रहे हैं? फ्री छोड़ रहे हैं। उसे बोलने दो, क्या कर रहे हैं? फ्री छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर हम स्वतंत्र दिखाएं या कार्य करने की छूट दें या कार्य करने की आज्ञा दें, कहने का मतलब उसको आप काम करने दें जहां पर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अवकाश बोधक या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है परतंत्रता बोधक।
परतंत्रता बोधक मतलब परतंत्रता क्या है? जिसमें मजबूरी है, ठीक है। परतंत्रता क्या है? जिसमें मजबूरी, या जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता हो, परतंत्रता बोधक में आएगा। और इसमें धातु के बाद हम पढ़ना शब्द लगा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं नहीं, लगा होता है, और इसलिए हम उसकी पहचान कर पाते हैं। जैसे मान लो हमने ये कहा कि मुझे हर रोज पैदल चलना पड़ता है। मुझे हर रोज पैदल चलना पड़ता है। तो ये क्या है? मजबूरी, चलना नहीं चाहता, मजबूरी में चलना पड़ता है, तो पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? मजबूरी को दिखा रहा है। तो जो मजबूरी को दिखाए वो किस में आ जाएगा? परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया में। जैसे मान लो हम कहते हैं मुझे हर रोज पढ़ना पड़ता है, मुझे हर रोज खाना बनाना पड़ता है, तो पड़ता है वाले जो शब्द लगेंगे वो किसको दिखाएंगे? परतंत्रता बोधक को। समझ गए? चलो आगे अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य जैसे देखो, शब्द है हमारा एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। एकार्थक, एक अर्थ रखने वाली या एक अर्थ देने वाली क्रिया। देखो इसको समझना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें अथवा दो समान ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ आई हों, एकार्थक बोधक या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। अब देखो जैसे मान लो, पहले उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद उसी से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि दीपा बात बात पर रोने धोने लगती है। रोने धोने लगती है। देखो वाक्य दिया, जैसे हमने कहा कि दीपा बात बात पर रोने धोने लगती है। तो यहाँ पर एक ध्वनि जैसी ये आई है, रोना धोना, ठीक है। तो आपको पता है रोने धोने का जो एक ही मतलब है, इन दोनों का एक अर्थ निकल रहा है और वो है रोना, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है और वो है रोना। तो यहाँ पे यही कहा है एकार्थक। जब कभी ऐसी क्रियाएं आए, जैसे हम कहते हैं दादाजी चलने फिरने लगे हैं, तो चलने फिरने, तो ये दोनों, इन दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, ठीक। तो जिनका ऐसा अर्थ निकले एक ही, वो हमारी किस में आएंगी? एकार्थक में। अब इससे पहले आपने जो देखा था उनमें एक अर्थ नहीं था, वो उसको पूरा कर रहा था। अब जैसे मान लो अगर हम यहाँ से ये धोना हटा भी दें तो वाक्य क्या होगा? दीपा बात बात पर रोने लगती है। तो ये क्रिया हमारी क्या है? मतलब वाक्य जो है इसके भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिए कि एकार्थक में वो वाक्य आएगा जिसमें हम इस तरह की जो क्रिया है एक ध्वनि वाली, उस क्रिया को अगर हम निकाल दें तो भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इससे पहचान सकते हैं। बाकी अगर किसी और वाक्य में हम किसी क्रिया को बाहर निकालेंगे तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, पहचान का तरीका है। बाकी आपको पता ही है, रोना धोना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, चलना फिरना, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, अरे इन बच्चों का तो खेलने कूदने का काम है। तो अगर हम कूदना शब्द हटा दें तो क्या हो जाएगा? खेलने का काम है, ऐसे भी तो रख सकते हैं ना। तो जो एक ध्वनि वाली जो आती हैं, जिनमें लगभग एक जैसी ध्वनि होती है, तो वे हमारी एकार्थक बोधक या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नंबर 11, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें कहा है ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। देखो इसमें उदाहरण आप ले सकते हो, या फिर जैसे एक काम करो, इसमें एक पंक्ति और लिख लो। इसमें लिखो, यहाँ पर इसकी ट्रिक लिख दो कि किसी क्रिया के साथ, आपको लिखना है इसमें, किसी क्रिया के साथ कर्ता करती करते, ठीक है, कर्ता करती करते हैं। जैसे इन्हें करता है, करती है, करते हैं, ठीक।
लगा हो, ठीक है, लगा हो। इसमें हम उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि नवल खेला करता है, नवल खेला करता है। जैसे दूसरा, दीपक कहानी पढ़ा करता है, पढ़ा करता है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी खेल का नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो आप कह सकते हो हॉकी, ठीक है, कि नवल हॉकी खेला करता है, या जैसे दीपक कहानी पढ़ा करता है, ये दिया है। तो आप देखो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि इनकी आदत जैसे है, आदत, इसे हॉकी खेलने की आदत है, इसे कहानी पढ़ने की आदत है। तो जहाँ पे आदत वाली जैसी चीज़ दिखे तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होता है। अभ्यास बोधक का मतलब है कि वो काम वो अभ्यास के तौर पे कर रहा है या आदतन कर रहा है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमारी ये 11 जो संयुक्त क्रिया हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी आपको ऐसे अभी पढ़ने में तो बहुत भारी लग रही होंगी, दिमाग पे बहुत हैवी लग गई होंगी कि कैसे हो गया, लेकिन ये बहुत सरल है, आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? देखो, चलो अभ्यास कर लेते हैं फिर दोबारा। आज हमने क्या पढ़ा संयुक्त क्रिया के अंदर, तो जल्दी से फटाफट से देखते हैं, याद करते हैं। हमने जाना यहाँ पर निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक मतलब जब किसी काम का निश्चित होना हो, हमें पता चले कि ये काम ना निश्चित रूप से हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, चाहे हो रही है या हो चुकी है या हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है हमें वाक्य में क्या दिखा है? निश्चितता दिखाई दे, वो हमारा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया का होगा। शक्ति बोधक जिस वाक्य के अंत में सकता सकती सकते, ठीक है, या सका सकी सके, ये वाला शब्द हमें दिखने को मिले वो हमारा शक्ति बोधक होगा। समाप्ति बोधक में जिन वाक्यों के अंत में चुका चुकी चुके ये वाला शब्द हमें दिखाई दे वो क्या होगा? समाप्ति बोधक होगा। नित्यता बोधक में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि काम का एक निश्चित समय के बाद रिपीटिशन दिखाई दे। तुम मुझसे मिला करना, तुम मुझसे फ़ोन पे बातें करना, तो ऐसे अब मिलना या फ़ोन पे बातें किया करना, ये इन सब में क्या रहेगा? रिपीटिशन लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि एक काम लगातार हो जाएगा या एक दिन करके अब छुट्टी। उसमें क्या है, एक समय अंतराल के बाद उस काम को क्या करना है? रिपीट करना है। तो जो एक समय अंतराल के बाद जो रिपीट होगा वो किस में आएगा? नित्यता में आएगा, ठीक है। आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक में आपको किसी भी धातु के बाद चाहिए शब्द लिखेगा। जैसे हमने कहा था कि सफलता चाहिए तो मेहनत करना चाहिए, ठीक है, तो करना चाहिए। चलो इसके बाद अगला आता है नंबर 6, इच्छा बोधक। जब हमें किसी चीज़ की चाहत है, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि धातु के बाद चाहता शब्द आपको दिखे। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। धातु का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि केवल और केवल धातु ही रहेगी, वो क्रिया भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि मैं एक पुस्तक खरीदना चाहता हूँ, तो खरीदना हो गया, इसकी धातु क्या है? खरीद, लेकिन हम खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्रिया लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ धातु ही हो, क्रिया भी हो जाएगी। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हमारी क्या कहती है यहाँ पर? जब किसी काम का शुरू होना आपको पता चले कि यह काम जो है वो शुरू हो गया है। बच्चा स्कूल जाने लगा है, तो बच्चा स्कूल जाने लगा है, उसने स्कूल जाने का काम क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है। अवकाश बोधक क्या है? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, तुम ये काम करो या उसे ये काम करने दो, उसे बोलने दो, उसे चलने दो, उसे खेलने दो, इस तरह से जब हम यानी उसे स्वतंत्र जब हम छोड़ते हैं तो वो अवकाश बोधक या अनुमति बोधक में आता है। परतंत्रता बोधक में रहेगा जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। वाक्य के अंत में पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये वाला शब्द आपको देखने को मिलेगा कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे चलना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, इस तरह के वाक्य, ठीक है।
एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया में आएगा कि जब हमारे दो वाक्य दिए हुए, मतलब दो क्रियाएं हमारी एक साथ आई हैं, एक समान ध्वनि वाली, लेकिन उन दोनों का अर्थ कोई एक ही होता है। जैसे वह बात बात पर रोने धोने लगती है, आपको पता है रोने का अर्थ अलग होता है, धोने का अर्थ अलग होता है, लेकिन जब ये रोना धोना एक साथ लगा देते हैं तो दोनों का अर्थ मिलकर एक हो जाता है, और वो क्या होता है? विलाप करना, यानी रोना। तो ऐसी क्रिया जहाँ पर भी आएगी वो एकार्थक बोधक के अंतर्गत आएगी। अब अभ्यास बोधक में हमने कहा कि जब किसी काम में आदत दिखाई जाए, वह हॉकी खेला करता है, तो यहाँ पर हमें उसकी आदत शो हो रही है, उसमें उसका अभ्यास दिखाई दे रहा है, तो वो हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सहायक क्रिया पे। अब तो आपको कुछ लिखना नहीं है, इतना ही आपको समझना है। सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करे या भाव को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ वाक्य में अगर हम देखें तो जाना जो शब्द है वो क्या है? मुख्य क्रिया है, और जो हूँ है वो क्या हो गया? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है कि ये वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए आई है, और ये अंत में होती है, मुख्य क्रिया के भी अंत में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जैसे वे हंस रहे थे, तो इसमें हंसना जो है वो मुख्य क्रिया है, और रहे थे ये क्या है? हमारा सहायक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि यह हमारी कौन सी क्रिया है। इसके बाद अगली क्रिया हमारी आती है कालवाचक। कालवाचक क्रिया हमारी क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया के होने का समय क्या है, यानी क्रिया किस समय में हो रही है, वो क्रिया हमारी कालवाचक क्रिया कहलाती है, और इसको हम काल के नाम से जानते हैं, या हम इसको काल के नाम से पढ़ते हैं आगे। तो यानी यहाँ से हमारा शुरू होता है काल। जैसे आपने देखा होगा, क्रिया का ही एक रूप है क्रिया का, यानी जब हम अभी तक हमने इतनी सारी क्रिया पढ़ी, तो काल भी जो है वो हमारी क्रिया का रूप है, उसमें भी हमारी क्रिया में ही परिवर्तन होता है। तो ये क्रिया के अंतर ही रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कालवाचक। तो अब आज तो मैं आपको काल नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है जितना हमने पढ़ा है। ये थोड़ा सा हमारा कहते हैं हैवी हो जाता है। अब अगर मैं इससे आगे आपको काल की तरफ ले जाऊंगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। क्रिया वाला टॉपिक आप लोगों का बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, क्रिया वाला जो ये टॉपिक है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हर जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और किसी भी किताब में ये एक नहीं है, मतलब सारी एक साथ नहीं रख रखी। आधी किताबों ने आधी रख रखी है, आधी किताबों ने आधी रख रखी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो ये नोट्स दिया है, इसमें सारी क्रियाओं को इकट्ठा करके और उनका वर्गीकरण करके आप लोगों तक पहुँचाया है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो अब देखो, एक बार इसका फिर से अभ्यास कर लेते हैं जल्दी से, और अपनी आंखें बंद करिए, या तो अपनी आंखें बंद करिए या फिर आप सामने रखिए। लिखना कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है जब हमने शुरू किया क्रिया तो आपको पता ही है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ हमने धातु शब्द के बारे में जाना था कि धातु शब्द हमारा क्या होता है। जब क्रिया में जो प्रत्यय लगा होता है, अगर उस प्रत्यय को हटा देते हैं तो जो उसका मूल रूप बचता है वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ऐसे संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं, पर हिंदी में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने क्रिया का चार्ट देखा था। इस चार्ट में हमने इस चार्ट को बनाने की कोशिश की है। देखो, ये चार्ट आपको दूसरी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी किताबों में मिलेगा। मैंने इसे समझने के लिए बनाया कि आखिर हम पढ़ते क्या क्या हैं, क्या क्या हमको क्रिया के अंदर पढ़ना है। तो इसमें हम क्रिया को दो भागों में बांट लेते हैं, धातु, या उसे मूल क्रिया भी कहते हैं, या हम उसे मौलिक क्रिया भी कहते हैं। और दूसरी आ जाती है हमारी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के अंदर हमने माना है
वे क्रियाएं हैं जो दो क्रिया से लेकर मिलकर बनी हों, या किसी प्रत्यय से लगने पर मिलकर बनी हों, या किसी संज्ञा विशेषण या इन सब में प्रत्यय लगाकर बनाई गई हों। कहने का मतलब है मूल क्रिया से बिल्कुल अलग वाली क्रियाएं जो किसी चीज से मिलकर बनी हैं वो यौगिक के अंदर हमने रखी। और यौगिक के अंदर हमने क्रिया के 3 पार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने देखा कि कर्म के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा अन्य क्रियाओं में रख दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं। तो कर्म के आधार पर हमने इसे 2 प्रकार से बांटा, सकर्मक और अकर्मक। और फिर सकर्मक को हमने 2 प्रकार में बांटा, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये तो आपको पता है। अर्थ के आधार पर 2 क्रियाएं हो गई हमारी, क्रियार्थक संज्ञा, मतलब वे संज्ञाएं जो वे क्रियाएं जो संज्ञा का भाव लिए होती हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब हम किसी काम को करने के लिए कहते हैं, यानी वे क्रियाएं जिन क्रियाओं के माध्यम से हम किसी कार्य को किसी दूसरे से करने के लिए कहते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद हमने जो हमारी अन्य क्रिया थी, इस अन्य क्रिया को बांटा पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। और इसमें हमने देखा कि जो हमारी संयुक्त क्रिया है वो हमारी 11 प्रकार की है, और जिनको हमने अलग अलग से पढ़ा। एक एक करके हमने देखा। ये जो यहाँ पे दिया है मूल क्रिया यानी धातु, ये हमें पता ही है, जब प्रत्यय हटा देते हैं तो उसमें हमारी धातु बनती है। और यहाँ पे जो दिए हैं ना धातु के 5 भेद, एक बात ध्यान रखिएगा, ये धातु वो धातु नहीं है जो मूल धातु है ना। ये वो नहीं है जो मूल क्रिया हमने कहा है। इस धातु का मतलब क्या है कि कुछ लोगों की किताबों ने इनको इस तरह से धातु के नाम में करके इनको दिया हुआ है, क्रियाओं को ही। ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि जैसे हमने जब संस्कृत भाषा से अपने व्याकरण को अलग किया था तो इस पे प्रभाव था। हमारे जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण पे संस्कृत का पूर्ण रूपेण प्रभाव था। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिया न कह के धातु के भेद में करके बांट दिया, और वो किताबों में आज तक लिखा हुआ है। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन देखे, तो इसलिए आपको बताया कि जब हमने अभी तक क्रिया के जितने भेद पढ़े वो एक तरफ, और ये 5 एक तरफ, समझ गए? तो आपसे ना वो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। इन 5 को ही हमने फिर से वर्गीकृत किया अपनी अलग क्रियाओं में, समझ गए? तो इसलिए कुछ आपको उदाहरण जो है वो एक जैसे मिल सकते हैं दोनों के अंदर। तो यहाँ आपको पता है सामान्य धातु के अंदर हमने देखा था कि ना प्रत्यय लगा होता है सीधा, जैसे खाना पीना बजाना, ये हमारा सामान्य धातु में हो जाता है। और जो व्युत्पन्न धातु है इसके अंदर हम ना प्रत्यय को छोड़कर इसके अलावा और जो भी प्रत्यय लगाकर बनाते हैं वो हमारी किस में आती हैं, वो व्युत्पन्न धातु के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नाम धातु में हमने देखा कि जो हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में हम जो प्रत्यय लगाकर बनाते हैं वो सारी संज्ञाएं हमारी, वो सारी जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फिर वो नाम धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमने कहा गाली से गरियाना, बात से बतियाना, इस तरह से। फिर इसके बाद सम्मिश्रण धातु में हमने कहा कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण जैसे शब्दों के तुरंत बाद लगा देते हैं, तो फिर उनसे जो बनने वाली हमारी यहाँ पे क्रिया होती है वो सम्मिश्रण धातु कहलाती है। जैसे हमने कहा करना जो शब्द है, करना के आगे हमने नाम, छेद, हत्या ये लगा दिया, तो इनसे जैसे नाम करना, छेद करना, हत्या करना, ये हमारी किस में आ गई, क्रिया में। अब किसी छात्र ने एक प्रश्न किया था कि मैम जैसे हमने कहा कि हत्या करना कि ऐसा लिखा, जैसे ये शब्द है कि हत्या करना, अगर हम देखें हमसे कोई पूछे कि इसमें क्रिया कौन सी है तो हम करना को बोलेंगे या हत्या करना को बोलेंगे। तो ध्यान रखो, आपको आपके सामने ये है, ये किस में आ रहा है, ये सम्मिश्र धातु के अंतर्गत आ रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आप इसे बोलते हैं कि हत्या करना ये क्रिया है, और ये क्रिया कौन सी है, सम्मिश्रण क्रिया है। ठीक है, सम्मिश्रण धातु है उसके अंतर्गत। ऐसे ही नाम होना, छेद होना, हत्या होना, ये सब आ जाएंगे। तो आपको ये पता है कि ये सारे शब्दों से पहले अगर इस तरह से जैसे चक्कर मारना, तो ये चक्कर मारना ये पूरा ही क्रिया के अंतर्गत आएगा, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा।
चलिए, इसके बाद अगला आता है पॉइंट नंबर 5, अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आवाजें हैं, आवाजों के आधार पर यानी आवाजों को दिमाग में रखते हुए हमने जितनी भी क्रियाएं बनाई हैं वो अनुकरणात्मक के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कहते हैं ना, मक्खियों की आवाज़ जो आती है भिन्न भिनाने की, तो उससे बना दिया भिन्न भिनाना। जैसे टन टन की आवाज़ होती है तो टन टनाना कर दिया। जैसे घोड़ा हिन हिनाता है ना, हिन हिन करता है, तो उससे हिन हिनाना बना दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो आवाज़ों पे क्रियाएं बनाई वो किसके अंतर्गत रहेंगी? अनुकरणात्मक धातु के। और जो आपके एग्जाम में आता है वो ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, रिपीट होता है। यौगिक क्रिया के अंदर हमने कर्म के आधार पर जब पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक, तो आप लोगों को मैंने बताया ही था सकर्मक जो क्रिया अपने साथ कर्म लेती है वो सकर्मक कहलाएगी। या हम कहें जिस वाक्य के अंदर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक कहलाएगा। और अकर्मक जो क्रिया कर्म नहीं लेती अपने साथ, या हम कहें जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, वो क्या कहलाता है? अकर्मक कहलाता है। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी थी, आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख चुके हो। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार, तो इसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आपको सीधा सिंपल सा पता है नाम से, एकदम नाम से, एक कर्मक जिसमें एक कर्म, द्विकर्मक मतलब जिसमें 2 कर्म। हम कह सकते हैं जिस क्रिया का एक कर्म वो एक कर्मक, जिस क्रिया के 2 कर्म वो द्विकर्मक। अब सवाल आएगा दिमाग में कि मैम ये अलग अलग होता है क्या? अरे नहीं बालक, जिसने एक कर्म लिया है वही क्रिया 2 कर्म भी ले सकती है, तो ये अलग अलग नहीं होता। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में वो हमको बेवकूफ़ बना सकता है, हमको घुमा सकता है, हमको डरा सकता है। तो इससे पहले कि वो हमको डराए, हमको घुमाए, हम पहले से सीख के रखेंगे ना, हम घूमेंगे ही नहीं। समझ गए? तो हम पहले से ही जान के रखेंगे। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें बच्चों को हिंदी, ये दोनों ही हमारे कर्म आ गए। तो पढ़ाई शब्द ने दोनों तो कर्म ले लिए, हिंदी ले लिया, अगले वाक्य में उसने 2 कर्म ले लिए। समझ गए ना? तो इस तरह से जैसे दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि दीपू ने थप्पड़ मारा, तो एक कर्म आ गया। और नहीं तो हम कहेंगे कि दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो 2 कर्म आ गए। तो इस मारा शब्द ने भी 2 कर्म ले लिए, एक कर्म भी ले सकता है ये। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया एक कर्म ले लेगी वो क्रिया दूसरा कर्म भी ले सकती है। इसलिए तो इसमें कोई अलग नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि ये क्रिया एकर्मक है या ये क्रिया दुकर्मक है। वो सिर्फ इतना पूछेगा ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। ठीक है, तो आपसे दुकर्मक और एकर्मक कब पूछ सकता है वो? तो वो ऐसे कह सकता है कि दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, इस वाक्य में क्रिया एकर्मक है या दुकर्मक। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि क्रिया एकर्मक है या दुकर्मक। समझ गए ना? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद अगला है हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया। तो अर्थ के आधार पर हमने कहा था कि पहली क्रिया आ गई हमारी क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा में हमने कहा था कि वो क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आकर विराजमान हो जाती है वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि अगर अंतिम शब्द आपका दिया है ना, अंतिम शब्द हमेशा क्रिया होता है। अगर अंतिम शब्द पर न आकर कोई क्रिया वाक्य के बीच में आए और बीच में आए हुए में भी उसमें कौन सा प्रत्यय लगा होता है? ना प्रत्यय लगा होता है, ना। जैसे टहलना में टहल में ना लगा है, अब हम टहलता भी कर देते हैं, तो टहलता अगर कहीं होगा तो वो नहीं होगी। केवल टहलना यानी ना प्रत्यय जिस क्रिया में लगा हो और वो वाक्य के बीच में हो तो वो अक्सर हमारी क्या होगी? क्रियार्थक संज्ञा ही होती है। प्रेरणार्थक में मैंने बताया जब हम काम किसी दूसरे से कराते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में काम हम सामने वाले से करवाते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में काम हम सामने वाले के द्वारा
किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से करवाते हैं तो यहाँ दो प्रेरणा हो जाती हैं, इसलिए द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा और क्रिया के अन्य भेद तो आज हमने शुरू किए। तो अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी हमने जो अभी तक यहाँ पे पढ़ा या जो हमने सीखा तो वो आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्रिया की क्लास आज हमारी समाप्त हो गई और मैं फिर से आप लोगों को दोहराती हूँ कि क्रिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ना और इम्पॉर्टेंट होने के साथ मज़ेदार भी है। हमें पता चलता है इतनी सारी क्रियाएं अलग अलग और इन सब से। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज क्रिया की क्लास हम यहीं तक करेंगे और जो हमारा कल टॉपिक है मतलब काल, वो हम अगली क्लास में करेंगे इसके बाद वाली में। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर किसी को आप में से अगर किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। बेशक आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो अगर किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी का तो। मैम मेरा डाउट है, पूछो बालक पूछो, जो डाउट है पूछो जल्दी से फटाफट। जो भी डाउट है पूछ सकते हो, बता देती हूँ मैं यहाँ पर। जल्दी से पूछिए। मैम यूपीएसआई के लिए क्या क्या पढ़ना है, आपका ये डाउट है? हाँ, यूपीएसआई के लिए क्या क्या पढ़ना है ये डाउट है आपका? अरे बालक देखो, मैंने जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ा दिया ना सारा पढ़ लो। क्यों? इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ा है। छोड़ना क्यों नहीं है? तो इसके लिए एक बात याद रखना कि जब हम पढ़ते हैं ना, जितना सारा हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो टीचर हमको पढ़ाता है, टीचर हमको इतना पढ़ाता है, ठीक है, और हम लोग याद कितना रख पाते हैं? हम लोग याद इतना रख पाते हैं, इतना। और हमारी परीक्षा में हमसे पूछा कितना जाता है? तो आपकी परीक्षा में ना इतना पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं होता, इतना पूछा जाता है। लेकिन टीचर ने इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया है? तो वो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये जो इतना पूछा जा रहा है ना, ये किस कोने से आएगा इसके बारे में ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारा टीचर जानता है। समझ गए ना? इसके बारे में ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारा टीचर जानता है। तो इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ होता है, सब कुछ। क्यों पढ़ना है? क्योंकि गलती से भी आप ये ना कहो कि मैम ये सिलेबस से बाहर था इसलिए मुझे सारा पढ़ना है। अब जैसे मान लो मैं अगर एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा, आप कहेंगे कि मैम मैंने तो यूपीएसआई के लिए क्लास ली थी और यहाँ आप तो एमपीएसआई के लिए पढ़ा रही हैं, यहाँ आप तो पैट के लिए पढ़ा रही हैं। अरे नहीं बालक, ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा आप ही के एग्ज़ाम के ले रही हूँ। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपीएसआई की कर रहे हैं या किसी की भी, सारी चीज़ें एक ही हैं। बस आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो आपका जो सिलेबस है, आपकी परीक्षा में जो पूछा गया था, उन्होंने आपका व्याकरण रखा, व्याकरण में रस छंद अलंकार रखे और उसके बाद कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक शब्द रख दिया विविध। और कुछ लोगों का कहना है कि विविध के अंदर तो हिंदी साहित्य, संक्षेपण, गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन और ये सब कुछ आ जाते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? कौन बताएगा?
कोई है इस समय यहाँ पे बताने के लिए, हमको ये दिखाने के लिए कि ये पूछूंगा ये नहीं पूछूंगा, है ना? तो वो हमें कोई बता नहीं सकता। तो फिर हमको क्या करना है? तो भाई देखो, हमको ना इतने सारे लोगों के साथ फाइट करना है एक पोस्ट के लिए, एक कुर्सी के लिए लड़ाई करनी है हमें कम से कम 1000 लोगों से का। अगर हम बात करें एक कुर्सी की, तो उन 1000 लोगों से लड़ने के लिए ना आपको 1000 गुना अच्छा होना पड़ेगा, 1000 गुना तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कोई सवाल मत पूछो मुझसे जिसका जवाब मैं न दे पाऊँ, है ना? कि यूपीएसआई में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा, तो इसका जवाब तो मैं दे ही नहीं सकती, है ना? 38 में से 40 क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, मतलब ये लिखा था एग्जाम में कि क्या क्या पढ़े कि 38 में से 40 क्वेश्चन हो जाएं। तो देखो, आपको कैसे पढ़ना है इन सारी चीज़ों के लिए मैं जब आपकी क्लास लास्ट होगी ना, तब आपको बताऊंगी कि सबसे पहली शुरुआत आपको कहाँ पे करनी है, किस पॉइंट के साथ, और फिर लास्ट तक कहाँ तक जाना है। बाकी सारा पढ़ना है। हम कह नहीं सकते अगर क्रिया से एक क्वेश्चन भी आता है तो क्रिया हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्रिया के कौन से क्वेश्चन कौन से कोने से पूछ ले। और किसी छात्र का कोई डाउट नहीं है। देखो, जब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि डाउट पूछो, तो आप लोगों का कोई डाउट नहीं होता, और जब मैं पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे आप लोग अलग अलग कहते रहते हो, मैम रिकॉर्डिंग क्लास दे रही हैं, मैम डाउट नहीं ले रही हैं, मैम ये नहीं कर रही हैं, मैम वो नहीं कर रही हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट मैं पैदा ही ना होने दूँ, मैं ऐसा पढ़ाऊँ। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि आपके दिमाग में कोई सवाल उठे ही ना, सब कुछ क्लियर हो जाए। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, जो मेरी एक एक शब्द को गौर से सुनते होंगे, उनको जीवन में कभी डाउट नहीं बन सकता, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से। जो मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लेते होंगे, तो वो उनको कभी डाउट बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारा सिखा देती हूँ। 20 वीडियो अच्छे से तैयार कर ली हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सारी जो अभी तक की है आगे वाली उनको भी अच्छे से करिएगा, जितना हम हिंदी में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्रिया पढ़ रहे हैं, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हमारी परीक्षा में आते हैं। अभी बता दो कमल, आप क्या पूछना चाहते हैं? कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास बंद करूं? बताओ, कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास बंद करूं? या कोई कहानी सुनाऊं? बताइए, वैसे कोई डाउट है नहीं आपका? पता है आजकल हमारी जो ऐप है ना, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमारे छात्र देखते हैं, मतलब जो व्यूज़ हमारा आता था, दिखता था, अब हमारा व्यूज़ पूरा नहीं दिखता। मुझे मेरे स्टाफ ने बताया, जो टेक्निकल स्टाफ है, उसने कहा कि मैम अगर कभी आपको यूज़र 0 दिखाई दे या 1 2 3 इस तरह से दिखाई दे, तो ये मत समझना कि छात्र नहीं देख रहे, आपके छात्र देखते हैं, बट जो यूज़र दिखाई देने वाली संख्या है वो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो जो पैनल था, जो मतलब छान के बच्चों की संख्या को बताता था, वो पैनल उन्होंने हटा दिया है। अब इस पे 3 सर्वर लगे होते हैं, तो जितने छात्र, अब पता नहीं ये किसी टाइम पे कौन सा सर्वर दिखाता है कौन सा नहीं, तो इस वजह से आप लोग दिखाई नहीं देते हो। टोटल संख्या हमें बहुत कम ही दिखाई देती है, कई बार नहीं भी दिखाई देती है। तो इसलिए अब आप सभी लोगों का कोई डाउट है नहीं? चलो ठीक है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। देखो, ये आप लोगों की बात है, आप लोग समझ पा रहे हो, मैं तो सिर्फ आपको समझाती हूँ। आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाते हो, ये आप लोगों का श्रेय है ना?
चलो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कोई डाउट ना बने, आप लोगों का कोई डाउट है नहीं। तो चलिए फिर सभी लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।